सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान अध्ययन कक्षा 10 में लेसन नंबर 14 में राष्ट्रीय आय नामक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा एसएसटी सब्जेक्ट में टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करते हैं। तो एक देश के सभी साधनों द्वारा, यानी एक देश में जितने भी साधन है, यानी एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में, ध्यान रहे एक वर्ष जो होता है वो वित्तीय वर्ष होगा, और भारत में जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। अर्थात भारत में जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो चलिए दोबारा देखते हैं परिभाषा। तो एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग जो है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो राष्ट्रीय आय है वो अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता की मौद्रिक माप है। किसकी मौद्रिक माप है ये राष्ट्रीय आय? अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता की मौद्रिक माप है। चलिए अब बात करते हैं अपने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में की थी। यानी भारत के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए, तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महाबलोनिस की अध्यक्षता के अंदर अगस्त 1949 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी प्रथम रिपोर्ट जो है वो 1951 ईस्वी में और अंतिम रिपोर्ट जो है वो 1955 ईस्वी के अंदर प्रस्तुत की थी। और भारत में वर्तमान, यानी 1955 के बाद भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना का जो कार्य जो है वो प्रतिवर्ष सौंपा गया है, वो किसको सौंपा गया है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को। यानी भारत में वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चलिए अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो क्यों की जाती है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला जो कारण आएगा वो आएगा आर्थिक वृद्धि का पता लगाने के लिए। यानी एक देश की कितनी आर्थिक वृद्धि हुई है, एक देश के अंदर कितनी आर्थिक वृद्धि हुई है, यही पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो की जाती है। और कहा जाता है कि क्षेत्रवार जो होता है, क्षेत्रवार वृद्धि, यानी एक प्रदेश के अंदर या एक क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, उनकी विविध दशाएं हैं, उनमें कितना परिवर्तन हुआ है, तो इन सब का अगर आंकलन करना हो तो मतलब क्या है कि इसी से ही संबंधित है, राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। तब कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि का पता लगाने के लिए। दूसरी बात अगर आती है नंबर 2 में, हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु, यानी राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से ही हमें एक देश की तुलना जो है वो अन्य देशों के साथ की जाती है, और इसी के आधार पर जो है वो भावी योजनाएं तैयार की जाती है। तो तीसरा अपना जो टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय की गणना के कारणों में, तो वो रहेगा योजनाओं के निर्माण और उनका क्रियान्वयन करने के लिए, यानी जो योजना बनाने के बाद उनको लागू करने के लिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, उनको आधार मानकर ही भविष्य के संदर्भ में योजनाएं बनाई जाती है और क्रियान्वयन निर्धारित जो है वो किया जाता है। चलिए, तो ये तो था हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय। अब इसी लेसन के अंदर दूसरा टॉपिक जो है वो अपनाएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र होते हैं।
मुख्य रूप से अगर माने तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने प्राथमिक क्षेत्र को। तो ध्यान रहे, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी जितने भी अपने देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, तो ध्यान रहे किन का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए जो उत्पादन किया जाता है, वो उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिस तरह से कपास की खेती करना है, कपास की खेती करने के साथ साथ जिस तरह से गन्ना की खेती करना है, ठीक है ना, गन्ने की खेती करना, कपास का पौधा तैयार करना, एक तरह से कह सकते हो गन्ने की फसल जो है वो तैयार करनी, कपास की फसल जो है वो तैयार करनी है, डेयरी है, खनन है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित आती है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। चलिए अब अगर बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, प्राथमिक क्षेत्र के बाद उसका जो अगला कदम होता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र। यहां औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां वस्तुओं का निर्माण होगा, यहां वस्तुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। जिस तरह से कपास है, कपास का जो रेशा प्राप्त अगर अपने कर लेते हैं तो बाद में सूत काटने के बाद, मतलब कपास के रेशे से फिर सूत काटते हैं, ठीक है ना, फिर मुख्य रूप से जो कपड़ा तैयार होता है, तो कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से चीनी और जो गुड़ बनने की प्रक्रिया है, और जो ईंट प्राप्त हुई है हमने प्राथमिक क्षेत्र में, उससे भवन निर्माण की प्रक्रिया है। तब कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर जो है वो करता है। तो यहाँ जिस तरह से गन्ने का कच्चा माल प्राप्त हो जाता है तो उससे गुड़ और चीनी तैयार अपने कर सकते हैं, मिट्टी से जो ईंट बनाने की प्रक्रिया के बाद ईंटों से अपने घर और भवन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, इसी को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तो ध्यान रहे, तृतीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों से भिन्न होता है, दोनों से जो है यह जो क्षेत्र है वो भिन्न होता है। लेकिन मुख्य बात यही आती है कि इस क्षेत्र के अंदर जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंदर ये विकास के, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में पूर्ण रूप से जो है तृतीय क्षेत्र जो है वो सहयोग प्रदान करता है। जिस तरह से परिवहन है, भंडारण है, संचार है, बैंक सेवाएं, व्यापार है, शिक्षक, चिकित्सक, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासनिक सेवाएं, ये सारी की सारी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आती है। हालांकि तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में तृतीय क्षेत्र में ये जो है ना वो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करता है। ये जिस तरह से थोक और जो वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों, रेलगाड़ियों की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, गोदामों में भंडारण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं वर्तमान के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो इंटरनेट है, एटीएम है, कॉल सेंटर है, इस टेलीफोन है, टेलीफोन भी इसमें कह सकते हैं अपने, मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल सेवा है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो उदाहरण होंगे वो तृतीय क्षेत्र में होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।